ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। देखिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है। इसको डीकमिशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं और इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको रेस्टोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं। ये है क्या चीज? ये चीज कि मिसाल के तौर पे आप कोई एसेट है कहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल आपकी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि जब आपने उस एसेट को, उसके ऑपरेशंस को, उस प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो जिस जगह पे, जिस साइट पे आपने उस एसेट को इंस्टॉल किया है उसको रीस्टोर करना है, यानी अपनी ओरिजिनल हालत में लाना है, या उसको डिसमेंटल करके जाना है, हमवार करके जाना है, पहले जैसा करके जाना है, क्लियर करके जाना है, वट जो भी आप इसको नाम देते हैं। तो देखो, मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट इंस्टॉल किया, कोई फॉर एग्जांपल, जिसना भी एक एग्जांपल भी आगे आएगी कि आपने रिसर्च करनी थी कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह में, वहां पे जाके आपने अपना रिसर्च यूनिट लगाया, एसेट्स इंस्टॉल की, मशीनरी इंस्टॉल की। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप यहाँ पे रिसर्च सेंटर अपना बना ले, लेकिन जैसे ही आपकी रिसर्च वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने इस फॉरेस्ट को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आना है वापस। ये जो जितनी भी आपने इंस्टॉलेशन की है वैसे नहीं छोड़ के आनी, इसको प्रॉपर डिसमेंटल करना है, रीस्टोर करना है साइट को। अब ये सब कुछ जब आप करोगे तो आपकी फ्यूचर में कॉस्ट इनकर होगी, और वो कॉस्ट भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसी एसेट की वजह से इनकर हो रही है कि जिस एसेट को आप इंस्टॉल कर रहे हो उसी एसेट को ही आपने डिसमेंटल करना है, रीस्टोर करना है अपनी साइट को। तो भाई ये भी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अब वो जो कॉस्ट आपकी इनकर होनी है फ्यूचर में, आपने उसको भी इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी एक ही इन्वॉल्व है, और वो टेक्निकलिटी ये है कि भाई वो तो है फ्यूचर की कॉस्ट, आज से 5, 10, 15, 20 साल वट एवर जाके साल के बाद जाके इनकर होगी। आज आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो भाई स्टैंडर्ड ने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। स्टैंडर्ड ने कहा कि आपने क्या करना है, यू हैव टू रिकॉर्ड दिस कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? ये अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग क्या होता है कि आप किसी भी फ्यूचर की वैल्यू को क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, यानी 5 साल बाद की जो वैल्यू है उसकी आज क्या वैल्यू है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट होता है यूजिंग द इंटरेस्ट रेट। इसके लिए आपको एक इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। जो जाहिर बात है, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं वही हम यूज कर रहे होते हैं। तो सिंपली ये एक इंटरेस्ट रेट है, या रेट ऑफ रिटर्न है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। और उस इंटरेस्ट रेट से फिर नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से हम देखेंगे डिस्काउंट फैक्टर। ये डिस्काउंट टेबल होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उसमें हम देखते हैं अच्छा जी, अगर 10% रेट है तो ईयर 1 में उसकी कितनी वैल्यू है, 0.909 है, तो ईयर 2 में उसकी कितनी वैल्यू है, 0.806 है। यानी मिसाल के तौर पे 10% अगर इंटरेस्ट रेट है तो एक साल बाद, यानी एक साल बाद अगर उसको देखें तो 0.909 इसकी वैल्यू है। 2 साल का अगर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करें तो 0.826 लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू है। तो ये देखिए, ये गिरती, ये 1 होता है, 1 से गिरती जा रही है, यानी 1 0.909 पे आ जाएगा, 0.826 पे आ जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट है। और वट एवर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है डिस्कस करना, हमारा मकसद ये है कि हमने उस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है यूजिंग द टेक्निक विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग। फिर इसी तरीके से वैसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आगे एक पॉइंट इससे रेलिवेंट आएगा। वो पॉइंट ये कि देखो, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का नाम है डिस्काउंटिंग। और फिर जब इस प्रेजेंट वैल्यू को दोबारा हम फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाएं, या प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना हो, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। सो दिस इज डिस्काउंटिंग, जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाते हैं, दैट इज नोन एज द कंपाउंडिंग। और ये दोनों चीजें होती ही इंटरेस्ट रेट से हैं। इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, सॉरी, तो आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो चूंकि यहां पर हमने जो कॉस्ट इनकर करनी है एसेट की डिसमेंटलिंग पे, एसेट की डीकमीशनिंग पे, रेस्टोरेशन पे या रिस्टोरेशन पे, तो वो फ्यूचर में इनकर हो रही है, तो वो फ्यूचर की कॉस्ट को आप लेकर आओगे प्रेजेंट वैल्यू पे। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। अब आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, और एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स के कितने साल बाद जाके आपकी वो कॉस्ट इनकर होगी। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी इक्वल होती है फ्यूचर वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब जो कि मैथ्स है कि जब जाहिर बात है इस 1 प्लस आर एन को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस एन हो जाता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो वट एवर एग्जाम के अंदर तो मोस्टली आपको ये चीज गिवन होती है, मतलब ये डिस्काउंट फैक्टर गिवन होता है, वो खुद ही आपको बता देता है कि 10% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, उस पर जो डिस्काउंट फैक्टर्स आ रहे हैं वो ये तो गिवन होते हैं एग्जाम्स के अंदर। इन केस एग्जाम के अंदर गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज करें, आप 1 लिखें प्लस आर टोटल करके ऊपर ये माइनस एन दबाएं, माइनस एन तो जो कैलकुलेटर पे साइन होता है वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख दें, तो आपका सिंपली डिस्काउंट फैक्टर निकल आएगा। उसको आप मल्टीप्लाई कर दें फ्यूचर वैल्यू के साथ तो आपकी निकल आएगी प्रेजेंट वैल्यू। अब होगा क्या कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपने क्या करना है, आप डेबिट एंट्री करोगे एसेट, क्योंकि जाहिर बात है डेबिट एंट्री का मतलब है यहाँ पे एसेट की कॉस्ट, तो हम एसेट की कॉस्ट को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट करेंगे हम एसेट को, क्यों एसेट को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि डिसमेंटलिंग की जो कॉस्ट है ये आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनानी है, सो डेबिट करेंगे एसेट को, यानी वो जो कॉस्ट है, लेकिन ये याद रखें कि ये प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो वाला पोर्शन है। और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को हम क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि याद रखो कि यार ये जो पैसे हैं ना ये हमने लगाने हैं, ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन है कि उस एसेट को हमने रीस्टोर करना है, उस साइट को रीस्टोर करना है, डिसमेंटल करना है, एसेट को डीकमीशन करना है। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन मींस लायबिलिटी, लेकिन ये लायबिलिटी कब की है, फ्यूचर की है। तो हमें टाइम तो पता है, चलो 5 साल बाद करना है, 6 साल बाद करना है, लेकिन एग्जैक्टली 6 साल बाद कितनी कॉस्ट इनकर होगी ये हमें नहीं पता। तो ऐसी लायबिलिटी जिसमें टाइम या अमाउंट अनसर्टेन हो उसको हम प्रोविजन कहते हैं। हमें पता है कि प्रोविजन इज द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। सो डेबिट करेंगे हम एसेट को, क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को, ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अब पॉइंट क्या समझना है, पॉइंट ये समझना है कि ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये जो एसेट आपने डेबिट कर दिया है, ये एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होनी। चेंज क्यों नहीं होनी, कि हमने इसको बढ़ाना नहीं है, कम तो ये होगी, कम किस तरह होगी, कम होगी जब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वाली अमाउंट है ना ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, फिर एग्जाम स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाता हूं। भाई लेट्स अज्यूम एक आपके 5 साल बाद $100 लगने हैं, आज आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, चलो लेट्स अज्यूम एग्जांपल है ये, अज्यूम करते हैं कि वो आगे $70, आपने $70 से एसेट को डेबिट कर दिया, प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। लेकिन आप मुझे बताएं क्या 5 साल बाद आपका 70 इनकर होना है, नहीं भाई 100 होना है। अब अगर आप इसको 5 सालों तक सॉरी 5 सालों तक लाइबिलिटी को 70 पे रिकॉर्डेड रखोगे तो आपने तो लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर दिया, क्योंकि जब 1 साल गुजर जाएगा तो 4 साल रह जाएंगे। अगर आप 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते तो ये वैल्यू 70 से ज्यादा आती, फिर 1 साल गुजर जाता तो 2 साल गुजर चुके, फिर अगर हम 3 साल पीछे आते तो ये मजीद ज्यादा आती। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप $100 को 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करोगे तो 0.909 के हिसाब से देखो कितना आएगा, 90,900। लेट्स अज्यूम अगर हम 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं तो 82,600 आएगा। 3 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब है फिर 0.7 पे चला जाएगा। सो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये $70 जो आया है ना, ये 5 साल का हमने इस पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया है।
जब साल गुजर जाएगा तो इसका मतलब है अब हमें 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना चाहिए था। जब एक मजीद साल गुजर जाएगा तो हमें इसका मतलब है 3 साल का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना चाहिए था। तो हम इस प्रेजेंट वैल्यू को दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाएंगे, उसी इंटरेस्ट रेट के साथ जिस इंटरेस्ट रेट से हमने इसको डिस्काउंट किया है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अनवाइंडिंग, कि जब प्रेजेंट वैल्यू दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे सिस्टमेटिकली हर साल जाएगी, उस प्रोसेस को कहते हैं अनवाइंडिंग। और ये अनवाइंडिंग बिल्कुल कंपाउंडिंग ही की फॉर्म है, कि जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को अपनी फ्यूचर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनवाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम कर देते हैं तो हम कहते हैं इसको अनवाउंड कर दिया हमने, अनवाइंडिंग। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक। इफ एन ऑयल रिग वॉज बिल्ट इन द सी, the cost to be capitalized is likely to include the cost of constructing the asset. ऑयल रिग, ऑयल रिग लगाई जा रही है सी में, सी जाहिर बात है पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए समंदर में बहुत बड़े रिजर्व्स होते हैं। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इट, कहता है कि आप एक ऑयल रिग लगाओगे किसी समंदर में, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक तो वो आपने जो ऑयल रिग लगाई है वो कंस्ट्रक्ट करना, उसको पूरा एक प्लांट होता है ना, एंड द प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग, और जब वहां से तेल शेल निकल जाएगा तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाना है, वो तो सारा निकालना है फिर उस प्रोसेस को, उस पर भी पैसे लगेंगे, वो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है। कहते हैं इफ द एसेट कॉस्ट 10 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट, यानी जो मशीनरी है प्लांट है जो उसमें लग रहा है, एंड वुड कॉस्ट 4 मिलियन टू रिमूव इन 20 ईयर, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट 4 मिलियन आएगी 20 साल बाद। तो कहते हैं आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिसमेंटलिंग, क्योंकि 10 मिलियन तो सीधा सीधा हो गया ना एसेट, 10 मिलियन तो हो गया ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तो हो गया सीधा सीधा 10 मिलियन। अब जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है उसको मैं 4 मिलियन नहीं ले सकता डायरेक्टली, 4 मिलियन तो फ्यूचर की अमाउंट है, 20 साल बाद इनकर होनी है, आज आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू, सो डिसमेंटलिंग हम की कॉस्ट जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे भाई, हमें चाहिए इसके लिए फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में पता चल गई, फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास कितनी, 4 मिलियन, और हमें चाहिए था 1 प्लस आर रेस टू पावर माइनस एन। आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ने खुद बता दिया, इंटरेस्ट रेट है 5%, तो इसको डेसिमल्स में लिख देंगे 0.05, 5% इन डेसिमल्स आ गया 0.05। और नंबर ऑफ ईयर कितने साल बाद ये पेमेंट जानी है, 20 साल बाद, तो -20, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी ऐसे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 4 मिलियन होता है 40 लाख, 40 लाख को जब हमने 5% पे डिस्काउंट किया तो आज जो इसकी वैल्यू निकल आई वो 15 लाख समथिंग निकल आई, 15,07,558। ठीक है जी, 15,07,558। अब ये निकल आई प्रेजेंट वैल्यू, हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे, डेबिट कर देंगे एसेट को, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बना देंगे इसको, और ये वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। कम किस तरह होगी, वो डेप्रिसिएट होके होगी, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, ये जो लायबिलिटी है, इसका अकाउंट ओपन कर लोगे भाई आप। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, प्रोविजन का अकाउंट ओपन हो गया। प्रोविजन का प्रोविजन क्या हो रहा है, प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एसेट की वजह से हो रहा है। तो एसेट की वजह से हो गया जनाब 1507558। ठीक है जी, और फिर क्या होगा, ये बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 1507558। ठीक है जी, और अगले साल का ये हो जाएगा भाई ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, 1507558। अब क्या होगा, साल गुजर गया, ठीक है, ये साल का शुरू है, साल गुजर गया, साल गुजर गया। जब साल गुजर गया तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि साल बाद तो भाई क्या होगा, 20 नहीं 19 ईयर्स रह गए। आप खुद ही चेक कर लो कि अगर आप इसको 19 की कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, ये अमाउंट ज्यादा आएगी, 1507558 से ज्यादा आएगी, क्योंकि 20 साल डिस्काउंट किया तो कम आई है, 19 पे ज्यादा आएगी, यानी साल गुजर गया। अब हमने क्या करना है, इस 1507558 को हमने अपनी
ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है। जिस परसेंटेज से हम डिस्काउंट करते हैं उसी परसेंटेज से अनवाइंड करते हैं। हमने 5% के हिसाब से इसको कम किया था, इसको मल्टीप्लाई करो 5% से, 1507558 को 5% से मल्टीप्लाई करो, ये जो 75,378 आया है ना, इससे हमने क्या करना है, इससे हमने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लेना है। एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट प्रॉफिट और लॉस। क्यों प्रॉफिट और लॉस को डेबिट किया, क्योंकि ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है जो इस इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट हुई हुई है, और लाइबिलिटी की अमाउंट बढ़ जाएगी इसी से, तो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट और लॉस की वजह से 75,378, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा पहले साल के आखिर में, वो आ जाएगा आपके पास 1582936। अगले साल का ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी दूसरे साल का ये ओपनिंग बैलेंस होगा 1582936। फिर अगले साल क्या करेंगे, इसको 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रॉफिट और लॉस ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जब 20 साल हम ये प्रोसेस करेंगे तो 20 साल बाद ये 15,07,558 खुद ही बन जाएगा 4 मिलियन, जिसको हमने डिस्काउंट किया था। सो डिस्काउंटिंग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना, फिर हर साल हम उसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाते हैं यूजिंग द सेम इंटरेस्ट रेट, जो कि 1 साल का फैक्टर होता है, और वो ऐड कर देते हैं, तो फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ते 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 20 साल बाद ये खुद ही 4 मिलियन पे पहुंच जाएगी। अगर हमने ये काम ना किया तो हम क्या करेंगे, हमने लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट रखा। इसका तरीका मैंने क्या बताया, खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 20 साल की बजाय अगर आप 19 साल पे डिस्काउंट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1582936। ये खुद ही ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। सो एंट्री क्या हुई है, डेबिट प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंस कॉस्ट को क्यों डेबिट किया है भाई, फाइनेंस कॉस्ट को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि देखो भाई आपका जो एक्सपेंस है वो चार्ज होना है इस इंटरेस्ट रेट की वजह से। आपने 4 मिलियन जो है, 4 मिलियन, खुद सोचें, 4 मिलियन को डेप्रिशिएट आपको करना चाहिए था। अगर आप पूरी, यानी ये जो 4 मिलियन है ना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, इसको अगर आप 10 मिलियन के अंदर ऐड करते ना तो 14 मिलियन डेप्रिशिएट होता। अभी तो आप 14 मिलियन डेप्रिशिएट ही नहीं करोगे, अभी आप डेप्रिशिएट कितना करोगे, 10 मिलियन डेप्रिशिएट करोगे प्लस 1507, यानी इसको अगर मैं इस तरह कर लूं, मिलियंस में लिखूं, तो ये 1 पॉइंट इस तरह आ जाएगा, 1.5 मिलियन आ जाएगा, 1.57558 मिलियन आ जाएगा इस तरह करके। ये अमाउंट डेप्रिशिएट होगी, हालांकि डेप्रिशिएट तो आपकी पूरी 4 मिलियन होनी चाहिए थी, तो एक्सपेंस ज्यादा आता, अब तो एक्सपेंस कम आएगा क्योंकि आप 1.57558 डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दूसरा एक्सपेंस जो चार्ज हो रहा है ना, वो ये फाइनेंस कॉस्ट की टर्म में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दो एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे होंगे। एक्सपेंसेस, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने वाला। दो किस्म के एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे होंगे। एक एक्सपेंस चार्ज हो रहा होगा डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, जो ये प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है यूजफुल लाइफ पे, और दूसरा एक्सपेंस चार्ज हो रहा है फाइनेंस कॉस्ट की फॉर्म में, जो ये फाइनेंस कॉस्ट है। तो एक्सपेंसेस दो चार्ज हो रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली ये पूरा एक्सपेंस आउट हो जाएगा, लेकिन एक तरीके के साथ। दूसरी एग्जांपल देखें, एन एंटिटी बिल्ड्स अ रिसर्च सेंटर इन द रेन फॉरेस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000। ये रेन फॉरेस्ट की कॉस्ट है। हैविंग साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई विद लोकल गवर्नमेंट, तो फिर इसका मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन भी हो गई, टू डिसमेंटल द सेंटर एंड रीस्टोर द लैंड आफ्टर 10 years। 10 साल बाद आपको इस एसेट को डिसमेंटल करना पड़ेगा, साइट को रीस्टोर करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी उस पर, 1 लाख। 10 साल बाद 1 लाख की कॉस्ट आएगी। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वही फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 100,000, 1 प्लस आर, आर उसने बताया कितना है 5%, 0.05 लिखें, एन में लिखें 10।
सो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, यानी 1 लाख जो 10 साल बाद खर्च होना है, आज उसकी वैल्यू है 61,391। एंट्री कर देंगे डेबिट एसेट क्रेडिट प्रोविजन, जिस तरह पिछले दफा किया उसी तरह प्रोविजन का अकाउंट बना लेंगे। सो बिल्डिंग की कॉस्ट है 2,50,000, उसमें रेस्टोरेशन कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब ये अमाउंट डेप्रिशिएट हो रही होगी 311,391। फिर आपने क्या करना है, इस प्रोविजन को हर साल अनवाउंड करना है, यानी अनवाइंड करना है। जब हो जाएगा तो अनवाउंड हो जाएगा। उसी तरह उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, जो फिगर आएगी वो उसमें ऐड करते हैं। यानी अब यहां पे देखें, सो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है जो प्रेजेंट वैल्यू 61,391। प्रॉफिट और लॉस की वजह से ये हो जाएगा क्रेडिट 3070। आपके पास फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, वो होगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें 5% ऐड हो जाएगा। तो 10 साल बाद वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली कितना? ऑटोमेटिकली बन जाएगा सिंपली वो 1 लाख।